नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आरक्षण एक ऐसा शब्द जिसकी स्थापना हमारे समाज में समानता को स्थापित करने के प्रयास के लिहाज से की गई थी, जिसके माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाया जाए, ऐसी कोशिश की गई। लेकिन जब इसी शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए होता है तो ये अपने मूल उद्देश्यों को, अपनी मूल भावना को खो देता है और जन्म होता है एक विवाद का। हाल ही में चुनाव के इस माहौल में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक विवाद का जन्म हो गया है और ऐसे में आंध्र प्रदेश में जो मुस्लिम आरक्षण का मामला है वो फिर से एक बार सुर्खियों में आया है। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का पूरा मामला क्या था, उसकी हालिया स्थिति क्या है और उसको लेकर विवाद क्यों बना हुआ है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मुस्लिम आरक्षण पर क्यों हो रही है चर्चा, इस बात को सबसे पहले ये देख लें कि किन बिंदुओं के अंतर्गत हम समझेंगे। बात खबर की करेंगे, फिर मुस्लिम के लिए आरक्षण का प्रावधान इस समय क्या है, मुस्लिम समुदाय के लिए उसको देख लेते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में क्या था पूरा का पूरा मामला, उसकी हिस्ट्री से लेकर अद्यतन उसकी स्थिति क्या है उसको समझेंगे। वर्तमान स्थिति को देखने के साथ साथ हम अंतिम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका जवाब हम आपसे देने की अपेक्षा करेंगे। साथ ही सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से ये पूरा खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं सबसे पहले खबर की। खबर है रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स, आंध्र प्रदेश केस एंड इशू बिफोर द कोर्ट। अब आपको ये तो पता चली गया होगा कि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में जाने से पहले इस केस की क्या स्थिति थी, उस स्थिति का हम पहले जायजा करेंगे और पहुंचेंगे वर्तमान कंडीशन तक। इस खबर की जहां तक बात है तो एक खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मुस्लिमों के आरक्षण के लिए वर्तमान संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दरअसल आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है। 16(4) के अंतर्गत जो नागरिक हैं, जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे समुदायों के लिए अनुच्छेद 16(4) के तहत रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इसलिए अब देखेंगे जो मुस्लिम समुदाय है, कई मुस्लिम समुदाय को भी केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अर्थात ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अलग अलग राज्यों में अब इस रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, उनका प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें कर्नाटक में जैसे 4%, 32% जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था, उसमें 4% कर्नाटक में मिलता था। हालांकि वर्तमान में यह भी विवादों में है, क्योंकि बाद में ये वोक्कालिगा और लिंगायतों के बीच में इस रिजर्वेशन को डिवाइड कर दिया गया, उनकी सीमा को बढ़ा दी गई। ये मामला भी कोर्ट में है। ऐसे ही केरल में देखें तो केरल में भी 30% जो रिजर्वेशन है ओबीसी को, उसमें 8% मुस्लिम समुदाय के लिए है। इसके अलावा तमिलनाडु और बिहार में भी कुछ इसी प्रकार के प्रोविजन किए गए हैं। मूल मोटा मोटी जो बात है वो ये समझने वाली है कि राज्य अगर आवश्यक समझता है तो संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत वो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, वो इसी संवैधानिक दायरे के अंतर्गत यह प्रोविजन किया गया है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में आरक्षण का मामला क्या था, इस बात को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हाल ही में यह कहा गया एक राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर कि एससी एसटी ओबीसी के अंतर्गत जो भी रिजर्वेशन का कोटा है उस कोटे को छीनकर दिया जा रहा है किसी अन्य समुदाय को अर्थात मुस्लिम समुदाय को। लेकिन वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है उसको समझ लेते हैं। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखेंगे, जिस समय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं हुए थे उस समय की यह जनगणना की बात है, इसलिए हमें यह बात ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 को अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। तो ये बात 2011 के जनगणना की बात कर रहे हैं, तो जब भी यहां पर आंध्र प्रदेश शब्द का इस्तेमाल होगा आप समझेंगे कि हम वही पुराने आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं जिसमें तेलंगाना सम्मिलित था। तो दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो वहां पर आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी जो थी वो 9.5% थी। इसके कुछ समूह ऐसे थे जो कि राज्य ओबीसी सूची में शामिल हैं। इसमें से कुछ नाम आपके सामने हैं, जैसे डूडे कुला, लद्दाफ, पिंजारी, नूरबाश और मेहतर। ऐसे ही कुछ ऐसे समूह थे जो कि पहले से ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित थे, लेकिन इनकी आबादी 9.5% थी और इनका जो कोटा था वो भी 7 से 10% तक था। अविभाजित राज्य की यहां बात हो रही है, पुराने आंध्र की बात हो रही है। कर्नाटक और केरल मॉडल की तरह यहां पर यह कोशिश की गई कि जो सभी मुसलमान हैं, अर्थात उनमें
अलग अलग करके मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात नहीं, बल्कि कर्नाटक और केरल में सभी मुसलमानों को रिजर्वेशन के दायरे में लाने की बात है। उसी तर्ज पर यहां भी एक जोर दिया गया, कोशिश की गई कि सभी मुसलमानों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करा दिया जाए, इसके लिए प्रयास हुआ। अब देखिए, इसके लिए जो पहला प्रयास होता है वो जून 2004 में, जब गवर्नमेंट के द्वारा एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है, तात्कालिक राज्य सरकार के द्वारा एक जियो जारी किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है, इस जियो को जारी किया जाता है किसके नाम से, कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर को। इसको ये जियो जारी करके कहा जाता है कि कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो राज्य में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति है मुस्लिम समुदाय की, उसकी वो जांच करे, उसकी तफ्तीश करे, और उसके बाद इस जांच और तफ्तीश के बाद, इस मुआयने के बाद जुलाई 2004 में 5% आरक्षण की सिफारिश की जाती है कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटीज वेलफेयर के द्वारा। और इस सिफारिश को आधार बनाते हुए मात्र एक सप्ताह के अंतर्गत, आप देखेंगे एक सप्ताह बाद ही इस सिफारिश को लागू कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि 21 सितंबर 2004 को हाईकोर्ट में इस चीज को लेकर चुनौती दी जाती है। हाईकोर्ट में यह मामला जाता है और हाईकोर्ट इस पूरे के पूरे मामले पर संज्ञान लेता है और उसके बाद इसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। यह कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसका आधार था, राज्य सरकार के इस आदेश को रद्द किया गया, इसके दो आधार बताए गए। अब उन दो आधारों की अगर आप बात करें तो इन दो आधारों में जो पहला आधार था वो कहा गया कि जो 1993 का राज्य ओबीसी एक्ट है, अर्थात राज्य ओबीसी एक्ट बनाया गया था 1993 में, और उसमें यह बात कही गई थी कि इस प्रकार की किसी भी सिफारिश को लागू करने से पहले यह आवश्यक है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को इस संदर्भ में संज्ञान लेना पड़ेगा, अर्थात बिना पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के इस चीज को लागू नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो दूसरा आधार था वो ये था कि इसमें जो क्रीमी लेयर है उसको, इस रिजर्वेशन के लिए सिफारिश जो की गई उसमें क्रीमी लेयर को ध्यान नहीं रखा गया, तो क्रीमी लेयर को इस दायरे से बाहर रखने के लिए भी बात पहले से तय थी। तो ये दोनों चीजों को इग्नोर करने की वजह से जो राज्य सरकार का आदेश था उस आदेश को रद्द कर दिया गया और 3 महीने के अंदर ही राज्य सरकार को यह कहा गया कि आप इन दोनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखें। अब राज्य सरकार ने क्या किया कि 3 महीने के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, और राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है उसको गठित करती है न्यायाधीश डी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में। अब इसके बाद क्या होता है कि दूसरा प्रयास होता है जून 2005 में। आप देखेंगे यहां पर जो ओबीसी आयोग था, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग था, उसके गठन होने के बाद इस ओबीसी आयोग के द्वारा सिफारिश की जाती है। लेकिन यहां पर फिर एक त्रुटि होती है। इस ओबीसी आयोग के द्वारा जो सिफारिश की गई, इस सिफारिश में क्या किया गया कि समस्त मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने की बात की गई और यह कहा गया कि 5% जो आरक्षण है इनको प्रदान कर दिया जाए। यहां पर यह फिल मामला जो है अभी आगे बढ़ता, उससे पहले ही वहां के जो तात्कालिक राज्यपाल थे उन्होंने एक अध्यादेश भी जारी कर दिया, और एक ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद फिर ये उच्च न्यायालय में इस अध्यादेश को, इस ऑर्डिनेंस को चुनौती दे गई। लेकिन उस चुनौती से पहले आप देखेंगे कि सरकार द्वारा अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस है उसको विधान अर्थात लेजिस्लेशन में उसको तब्दील किया गया, और उसमें लेजिस्लेशन बनाने के बाद, उसको विधान में तब्दील करने के बाद यह कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसकी अनुशंसा तो हमने ले ली है, तो अब इसको चुनौती देने का कोई मतलब नहीं रह गया है। राज्य सरकार ने यह तर्क दिया और यह भी कहा कि मुसलमानों के लिए जो अतिरिक्त 5% आरक्षण है वो प्रदान करना जरूरी है, उसको राज्य सरकार ने अपने तरीके से जस्टिफाई भी किया। अब यहां पर SC ST OBC को 46% रिजर्वेशन पहले से मिल रहा था, और उसमें मुस्लिम समुदाय के लिए 5% और आरक्षण मिलने के बाद ये जो सीमा हो गई रिजर्वेशन की वो चली गई 51%। और आपको पता होगा कि जो इंदिरा साहनीवाद था, जो इंदिरा साहनी के निर्णय में ये बात कही गई थी, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो निर्णय 1992 में हुआ था, 1992 में निर्णय दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, और यहां पर आप देख रहे हैं कि 51% हो गया। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी बातें कही गई थी कि उसमें 11 संकेतक होंगे जिनके आधार पर हम जो रिजर्वेशन है उसका आधार तय होगा। साथ ही यह कहा गया था कि इसमें 11 संकेतकों के अलावा क्रीमी लेयर की बात को भी उसमें बहुत मजबूती से कहा गया था। इसके अलावा जाति ही एकमात्र रिजर्वेशन का आधार नहीं होगी। ये सारी बातें इंदिरा साहनीवाद में कही गई थी। अब यहां पर 51% का जो क्राइटेरिया था, जो इंदिरा साहनीवाद के अनुसार जो बातें कही गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में, उसको ये पार कर रहा था। अब यहां पर इसको राज्य सरकार जस्टिफाई करती है अपने तरीके से। राज्य सरकार कहती है कि भले ही यह 50% की इंदिरा साहनी सीमा के पार चला गया है, लेकिन इसके लिए
अन्य लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो राज्य में ओबीसी की जनसंख्या है वो लगभग 77% से ज्यादा है। ऐसे में जो 46% से सामाजिक आरक्षण मिल रहा था उसमें अगर 5% और मुस्लिम समुदाय को आरक्षण अगर दिया जा रहा है, मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, तो कहीं से भी गलत नहीं है, ये उचित है। साथ ही ये मामला फिर से हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट के द्वारा पुनः इस कोटे को, जो कोटा प्रदान कर दिया गया था, इसको रद्द कर दिया गया 7 नवंबर 2005 को। और उसका आधार बताया गया कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब जो वस्तुनिष्ठ मानदंड होते हैं वो नहीं अपनाए गए हैं। सपोज दैट जो डेटा एनालिसिस किया गया, उस डेटा एनालिसिस में कुछ न कुछ त्रुटि हुई है और ये आयोग की विफलता को दर्शाता है। डेटा संग्रह में त्रुटि है, इसके बाद डेटा के लिए जो एनालिसिस किया गया उसमें त्रुटि है, और सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विश्लेषण जिन आधारों पर किया गया है उन आधारों की विश्वसनीयता को लेकर यह कहा गया कि जो सिफारिश है, सिफारिश में एक अपूरणीय दुर्बलता, इसका परिलक्षण हो रहा है, एक अपूरणीय दुर्बलता दिखाई दे रही है। इस लिहाज से इस कोटा को रद्द किया जाता है। बिना जो है उचित डेटा एनालिसिस के, बिना उचित शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण के इस बात को लागू कर देना, इसको अनुचित माना हाईकोर्ट ने और इसको रद्द कर दिया। अब क्या है वर्तमान स्थिति, उस पर भी एक बार हम विचार कर लेते हैं। तो जब वर्तमान स्थिति की अगर बात करेंगे तो 2006 में हाई कोर्ट द्वारा जब इस कोटा को निरस्त कर दिया गया तो वहां की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके समक्ष इस बात को चुनौती दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है। 2010 में एक अंतरिम आदेश भी आता है और उस अंतरिम आदेश में यह बात कही जाती है कि जब तक इसकी सुनवाई पूरी नहीं होती है तब तक यथास्थिति बरकरार रखी जाए। और कुछ राज्य ऐसे थे जो कि एडमिशन्स वगैरह में 5% जो है कोटा देते थे, तो ये कहा गया कि जो पुराने एडमिशन हुए हैं इस आधार पर वो अप्रभावित रहेंगे, लेकिन नई स्थिति, यथास्थिति को बरकरार रखते हुए नया कोई भी जब तक आदेश नहीं आता है कदम इस दिशा में नहीं उठाया जाएगा। अंतिम सुनवाई 2022 में निर्धारित थी, लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसी समय ईडब्ल्यूएस का मामला भी न्यायालय में लंबित था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जब तक ईडब्ल्यूएस के मामले पर कोई भी निर्णय नहीं आ जाता है तब तक इस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा। तो इस आधार पर ईडब्ल्यूएस जो कोटा है उसमें आप देखेंगे कि वो भी 50% की सीमा से अधिक का मामला था और नवंबर 2022 में इस पर निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आंध्र प्रदेश कोटे का जो मुद्दा, जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई चल रही है, उस पर निर्णय क्या आता है। तो ये था पूरा संदर्भ। उम्मीद है आपको संदर्भ समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपकी जिम्मेदारी की तरफ। आपकी जिम्मेदारी है आज के प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर देने की। आज का प्रश्न आपके लिए है कि 50% आरक्षण सीमा का प्रावधान निम्न में से किस वाद के अंतर्गत किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केशवानंद भारती, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।